असम में एक बार फिर ब्रह्मपुत्र नदी ने कहर बरपाया। राज्य के 11 जिले पूरी तरह डूब गए और किसी को फर्क नहीं पड़ा। सरकार हर साल असम को बाढ़ मुक्त बनाने का दावा करती है, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। इस बार तो पानी का मिजाज और तबाही का पैटर्न बहुत अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक है। आमतौर पर जब असम में बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान निचले इलाकों में होता है। वहां के लोग और प्रशासन इसके लिए मानसिक रूप से थोड़े बहुत तैयार भी रहते हैं, लेकिन 2026 की बाढ़ ने अपना रास्ता और निशाना दोनों बदल लिए हैं। इस बार तबाही का केंद्र वो इलाके बने हैं जिन्हें अब तक बाढ़ के लिहाज से काफी सुरक्षित माना जाता था। इस बार ऊपरी असम के जिले सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोराहाट जैसे इलाकों में पानी ने जो कहर बरपाया है वो वहां के लोगों ने हाल के दशकों में नहीं देखा। ब्रह्मपुत्र का बहाव इतना तेज था कि किसी को संभलने या जरूरी सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला। नुकसान का दायरा कितना बड़ा है इसे आंकड़ों से समझना जरूरी है। हमारे इस वीडियो के शूट होने तक राज्य में 85 लोगों की जान जा चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की मार झेल रहे हैं। उनके घर, स्कूल, सड़कें और बाजार सब कुछ पानी के नीचे है। अकेले शिवसागर जिले में 55,000 लोगों को अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। जहां देखो वहां पानी है। लोगों के घर छिन गए, अपने बिछड़ गए। तस्वीरें देखकर आंखों से पानी नहीं रुकेगा। लोग रो बिलख रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। पानी में डूबते जानवरों को देख किसी का भी दिल रो पड़ेगा। इस भयावह मंजर के बीच एक इमोशनल कर देने वाली घटना सामने आई। 13 साल के बच्चे रदीप ने पालतू पपी बोरून को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दरअसल जब घर में पानी भर गया तो पिता ने रदीप से कहा कि तुम चाचा के घर चले जाओ। इस पर रदीप बोला कि मैं बोरून को साथ लेकर जाऊंगा। पिता जरूरी कागज निकालने के लिए घर के अंदर चले गए। तभी पानी का बहाव तेज हो गया और बोरून बहने लगा। उसको बचाने के लिए रदीप भी पीछे चला गया। पिता ने रदीप को बचाने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहे। बोरून तो बच गया, लेकिन बेटा चला गया। जिस परिवार का घर बाढ़ में पहले ही उजड़ चुका हो, उसने अपना इकलौता बेटा भी खो दिया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में रदीप का शव रखा था। माता पिता रो रहे थे और पास में वो पपी चुपचाप बैठा था। यही तस्वीर बताती है कि सैलाब में सिर्फ घर नहीं बहते, परिवारों की पूरी दुनिया बह जाती है। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों पर भी भारी आफत टूटी। किसानों की तो जैसे कमर ही टूट गई है। राज्य भर में करीब 35,000 हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है, यानी उनकी साल भर की मेहनत पानी में बह गई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बाढ़ का पानी जब कम होगा तब भी असम की मुसीबत खत्म नहीं होगी। पानी उतरने के बाद नई जंग शुरू होती है। जलभराव वाले इलाकों में डायरिया और जापानी बुखार जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। जिन लोगों के घर बह गए हैं उनके लिए पीने का साफ पानी और 2 वक्त का खाना जुटाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। हर साल जब हजारों घर उजड़ते हैं, खेत डूब जाते हैं और करोड़ों का नुकसान होता है, तो यही सवाल जहन में आता है, आखिर हर साल असम का ये हाल क्यों होता है? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? अनकही में आज हम इसी अंतहीन त्रासदी की गहराई में जाएंगे। देखिए, ये तबाही महज कुछ दिन की मूसलाधार बारिश या किसी सरकारी महकमे की चूक का नतीजा नहीं है। असल में ये 5 बहुत बड़े और जटिल कारणों का खतरनाक जाल है जो पूर्वोत्तर के इस खूबसूरत राज्य को हर मॉनसून में कब्रगाह बना देते हैं। इसमें सबसे बड़ा और पहला कारण खुद है असम की भौगोलिक बनावट। अगर आप असम के आकार को देखेंगे तो ये किसी बड़े कटोरे जैसा नजर आता है, जो 3 तरफ से बहुत ऊंचे और हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं, पूर्व में नागालैंड के पहाड़ हैं और दक्षिण में मेघालय की पहाड़ियां हैं। ये तीनों पहाड़ी इलाके दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। जब भी इन पहाड़ों पर भारी बारिश होती है तो वहां का सारा पानी तेज ढलान के जरिए असम के समतल मैदानों की तरफ आता है। इस भौगोलिक मजबूरी के कारण असम की नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन पहाड़ों से सिर्फ पानी नहीं आता, साथ में आती है इस त्रासदी की दूसरी सबसे बड़ी वजह, यानी ब्रह्मपुत्र नदी की असीमित ताकत और उसके साथ बहकर आने वाली भारी गाद। तिब्बत से निकलकर जब ये विशाल नदी भारत की सीमा में प्रवेश करती है तो वो हिमालय के युवा पहाड़ों को तेजी से काटती है। इस कटाव से नदी अपने साथ मिट्टी, रेत और भारी चट्टानों का मलबा लाती है। जल आयोग और वैज्ञानिक डेटा बताता है कि ब्रह्मपुत्र नदी हर साल औसतन 70 करोड़ टन गाद अपने साथ बहा कर लाती है।
पहाड़ों पर ढलान के कारण नदी की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए सारी गाद आसानी से बहती रहती है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मपुत्र असम के समतल मैदानों में कदम रखती है, उसकी गति धीमी हो जाती है। रफ्तार कम होते ही वो 70 करोड़ टन गाद और मिट्टी नदी के तल पर जमा होने लगती है। लगातार गाद जमा होने की इस प्रक्रिया के कारण नदी का तल हर साल उथला होता जा रहा है, जिस वजह से ब्रह्मपुत्र में अब ज्यादा पानी ढोने की क्षमता नहीं बची है। मॉनसून के दौरान जब थोड़ा भी एक्स्ट्रा पानी पहाड़ों से आता है तो वो किनारों को तोड़कर शहरों और गांवों में फैलने लगता है। इसी गाद की वजह से नदी कई छोटी छोटी जलधाराओं में बंट जाती है, जिससे नदी का कटाव बहुत आक्रामक हो जाता है और किनारे पर बसे गांव हमेशा के लिए नदी में समाने लगते हैं। बाढ़ का तीसरा और शायद आज के वक्त का सबसे खतरनाक कारण है मौसम का तेजी से बदलना। जिन लोगों को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का भारत पर कोई असर नहीं होता, तो उन्हें असम की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। इस बार असम के चराईदेव जिले में सामान्य से 436 ज्यादा बारिश हुई है, यानी सामान्य से 4 गुना ज्यादा, जो सीधे तौर पर मौसम के बिगड़े हुए मिजाज का सबूत है। अब असम में बारिश का वो पुराना और शांत पैटर्न खत्म हो रहा है। लगातार हफ्तों या महीनों तक हल्की बारिश होने की जगह अब बादलों के फटने का ट्रेंड शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों में इतना ज्यादा पानी बरस जाता है कि नदियों को उसे समेटकर समुद्र तक ले जाने का समय ही नहीं मिल पाता। अचानक आए पानी से फ्लैश फ्लड आ जाता है, जिससे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। लेकिन इस बर्बादी के लिए हम सिर्फ प्रकृति या मौसम को दोष देकर नहीं बच सकते। इसकी चौथी सबसे बड़ी वजह लोगों की गलतियां और लालच है। असम की स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक भरालू, बहिनी और वशिष्ठा जैसी सहायक नदियां खुले सीवर या बड़े नालों में तब्दील हो चुकी हैं। वजह है बेहिसाब प्रदूषण, अतिक्रमण और प्रशासनिक अनदेखी। यहाँ मंत्री और संतरी सब जानते हैं कि अतिक्रमण से नदियों की हालत बद से बदतर हो गई है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। इनकी याद सिर्फ बाढ़ के वक्त ही आती है, बाकी समय सब भूल जाते हैं। इसके अलावा असम में हमेशा से प्राकृतिक झीलों और वेटलैंड्स का बड़ा नेटवर्क रहा है, जिसे वहां स्थानीय भाषा में बील कहते हैं, जो बारिश के अतिरिक्त पानी को बड़े स्पंज की तरह सोखने का काम करते थे। ये कुदरत का अपना बनाया हुआ बेहतरीन एंटी फ्लड सिस्टम था, लेकिन शहरीकरण, विकास की दौड़, इन सब चीजों ने इन प्राकृतिक स्पंजों को कंक्रीट के जंगलों से ढक दिया है। गुवाहाटी की दीपोर बील और 16 बील जैसी विशाल प्राकृतिक झीलों पर अवैध कब्जा हो चुका है। वहां अब कचरे के ढेर और अवैध इमारतें खड़ी हैं। कंक्रीट के कारण बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता और जल निकासी के रास्ते सब बंद हो चुके हैं। अब नतीजा यह है कि शहर अब मामूली सी बारिश में भी डूब जाते हैं। असम के डूबने का पांचवा और बेहद जानलेवा कारण है पुराने तटबंध और बड़े बांध। असम में बाढ़ को रोकने के लिए 1950 और 1960 के दशक में नदियों के किनारे मिट्टी के तटबंध बनाए गए थे, जो करीब 4800 किलोमीटर लंबे थे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 90% से ज्यादा तटबंध अपनी मियाद काफी पहले पूरी कर चुके हैं। दशकों पुराने ये तटबंध इतने जर्जर हो चुके हैं कि पानी का थोड़ा सा भी दबाव झेल नहीं पाते हैं। मॉनसून में जब ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ने पर ये तटबंध टूटते हैं तो पानी बहुत तेज रफ्तार से गांव के अंदर घुसता है, पर असली त्रासदी इसके बाद शुरू होती है। तटबंध की दीवारों में फंक्शनिंग ड्रेनेज गेट्स हैं ही नहीं, मतलब अंदर भरे पानी को मिट्टी की दीवार बाहर नहीं निकलने देती, जिस वजह से गांव और खेत हफ्तों तक पानी में डूबे रहते हैं। राहत और बचाव का काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही पहाड़ों पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी नीचे बसे लोगों के लिए मौत का सामान बन रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर बना सुबनसिरी लोअर बांध इसका एग्जाम्पल है। भारी बारिश के वक्त बांध को सुरक्षित रखने के लिए जब इसके गेट अचानक खोल दिए जाते हैं तो निचले इलाकों में भयानक फ्लैश फ्लड आ जाता है। लोगों को जब तक चेतावनी मिलती है तब तक पानी उनके घरों को डुबो चुका होता है। तो ये 5 कारण आपस में मिलकर असम को हर साल उस दलदल में धकेल रहे हैं जहां से राज्य का बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या सिर्फ असम की सीमाओं तक सीमित नहीं है। देश के वो हिस्से जहां हमेशा सूखा पड़ता था और लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते थे, आज वहां भी सैलाब आ रहा है। बारिश का अपना एक प्राकृतिक संतुलन है। जब बारिश धीरे धीरे होती है तो धरती, खेतों की मिट्टी और जंगलों को पानी सोखने का वक्त मिल जाता है। नदियां भी बिना उफान पर आए उस पानी को समंदर तक बहाकर ले जाती हैं। लेकिन अब अचानक इतना सारा पानी आसमान से एक साथ गिरता है तो जमीन उसे सोख ही नहीं पाती।
पानी तेजी से बहने लगता है और देखते ही देखते वो बाढ़ का रूप ले लेता है। मौसम के बदलाव को समझने के लिए आप गुजरात और राजस्थान का एग्जाम्पल देखिए। जब भी हम इन राज्यों के बारे में सोचते हैं तो सूखा, रेत और पानी की किल्लत जैसी तस्वीर हमारी आंखों के सामने उभरने लगती है। लेकिन आज वहां के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। ऐतिहासिक रूप से सूखे रहने वाले ये राज्य भी अब बाढ़ का सामना कर रहे हैं। यही मौसम का वो एक्सट्रीम रूप है जिसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी दे रहे हैं। IPCC यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपने रिपोर्ट में इसे लेकर साफ अलर्ट जारी किया है। IPCC के मुताबिक हमारे उपमहाद्वीप में भारी बारिश की घटनाओं में तेजी आने वाली है। मौसम का यही नया और जानलेवा पैटर्न असम में सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। असम में हो रही तबाही की बड़ी वजह शहरों का पुराना ढांचा भी है। गुवाहाटी जैसे शहरों का मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम दशकों पहले की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था। उन नालों और सीवर लाइंस को हल्की बारिश के पानी को निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। वो अथाह पानी का दबाव बिल्कुल नहीं झेल सकते। पानी निकलने का कोई रास्ता ना होने के कारण शहरों की सड़कें भी नदियों में बदल जाती हैं। लेकिन असम का दर्द सिर्फ क्लाइमेट चेंज या कंक्रीट के शहरों की देन नहीं है। इस त्रासदी का एक ऐसा अध्याय भी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ब्रह्मपुत्र नदी हमेशा से इतनी उथली और आक्रामक नहीं थी। इसका रौद्र रूप दशकों पुरानी ऐसी खौफनाक प्राकृतिक घटना से जुड़ा है जिसने असम का नक्शा और भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया था। बात है 15 अगस्त 1950 की। देश आजादी का जश्न मना रहा था। उसी शाम तिब्बत बॉर्डर पर 8.6 तीव्रता का महाविनाशकारी भूकंप आया, जिसे इतिहास के सबसे ताकतवर जलजलों में गिना जाता है। भूकंप ने हजारों जानें ली और असम की नदियों का व्यवहार हमेशा के लिए बदल दिया। भूकंप इतना जोरदार था कि ऊंचे पहाड़ों पर भयानक भूस्खलन हुआ और पहाड़ दरकने लगे। करोड़ों टन मलबा, विशाल चट्टानें और पेड़ टूटकर नीचे बहने वाली नदियों में आकर गिर गए। इस मलबे ने सुबनसिरी नदी का रास्ता रोक दिया। मलबे के ढेर से नदी के बीचों बीच एक बड़ा प्राकृतिक बांध बन गया और पानी का बहाव थम गया। लेकिन भूकंप के ठीक 8 दिन बाद मलबे से बना वो कच्चा बांध टूट गया, जिससे सुबनसिरी नदी में 7 मीटर ऊंची लहर उठी। इस लहर ने निचले इलाकों में भारी तबाही मचाई। इस जल प्रलय ने 530 से ज्यादा लोगों को निगल लिया और कई गांव हमेशा के लिए नक्शे से मिट गए। उस विनाशकारी जलजले का सबसे गहरा और स्थायी असर ब्रह्मपुत्र नदी के तल पर पड़ा। पहाड़ों से गिरे मलबे और भारी गाद ने ब्रह्मपुत्र के तल को कई मीटर ऊपर उठा दिया। जो नदी 1950 से पहले काफी गहरी और संकरी हुआ करती थी, वो मलबे से भर जाने के कारण उथली और बहुत चौड़ी हो गई। 1916 से 1928 के बीच ब्रह्मपुत्र का क्षेत्रफल करीब 3870 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था, जो भूकंप के बाद 6080 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया। नदी का तल उथला होने की वजह से ही अब थोड़ी सी बारिश में पानी किनारों को तोड़कर बाहर आ जाता है और बाढ़ का सबब बनता है। ब्रह्मपुत्र के आक्रामक कटाव और फैलाव का सबसे बड़ा शिकार बना माजुली द्वीप। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। कभी ये द्वीप अपने विशाल आकार और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन नदी की तेज धाराओं ने इस खूबसूरत द्वीप को हर तरफ से काटना शुरू कर दिया। 1901 में माजुली का कुल क्षेत्रफल 1255 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। आज नदी के लगातार कटाव के कारण ये सिकुड़कर सिर्फ 400 से 500 वर्ग किलोमीटर के बीच रह गया है। 1950 के भूकंप के बाद से जमीन कटने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई है। नदी हर साल माजुली का बड़ा हिस्सा निगल रही है। माजुली का कटना सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं है, ये असम की सांस्कृतिक धरोहर का पतन भी है। कभी यहाँ 65 से ज्यादा ऐतिहासिक सत्र या मठ हुआ करते थे। तेज बहाव और जमीन धंसने के कारण इनमें से कई मठ पानी में बह गए। बाकियों को बचाने के लिए असम के मेनलैंड में शिफ्ट किया गया। हजारों किसानों और स्थानीय जनजाति के लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर पलायन करना पड़ा। जो लोग पहले खेतों के मालिक हुआ करते थे, वो मजदूर बन गए। माजुली का दर्द ब्रह्मपुत्र की लहरों में साफ सुनाई देता है। ये घटनाएं बताती हैं कि हम नदी के भूगोल को वापस पुराने रूप में नहीं ला सकते। प्रकृति ने जो बदला है, उसे इंसान आसानी से नहीं सुधार सकता।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असम ऐसे ही हर साल डूबता रहेगा और लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। असम को इस अंतहीन तबाही से बचाने के लिए जब भी बात होती है तो सबसे पहला सुझाव नदी की खुदाई का आता है। लोगों को लगता है कि अगर मशीन से नदी को गहरा कर दिया जाए तो सारा पानी उसमें समा जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक और नदी विशेषज्ञ इस आइडिया को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि ब्रह्मपुत्र हर साल 70 करोड़ टन गाद लेकर आती है। आप नदी को कितना भी गहरा कर लीजिए, अगली बरसात में वो फिर से मिट्टी से भर जाएगी। 1970 के दशक में सरकार ने ये खर्चीला प्रयोग किया था जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। पहाड़ों पर मिट्टी का कटना रोके बिना नदी की खुदाई करना सिर्फ पैसे की बर्बादी है। तो फिर इसका असली और वैज्ञानिक समाधान क्या है? इसका पहला ठोस हल है बेहतरीन अर्ली वार्निंग सिस्टम। आप उड़ीसा का उदाहरण देखिए, वहां 1999 की भयंकर चक्रवात से सबक लेकर ऐसा सिस्टम बनाया गया कि आज तूफान आने से पहले लोगों को सायरन और एसएमएस से अलर्ट कर दिया जाता है। असम में भी NESAC नाम की संस्था ने फ्लूज नाम का शानदार सैटेलाइट आधारित सिस्टम बनाया है। अब बस जरूरत इस सिस्टम के अलर्ट को सायरन और मोबाइल के जरिए आखिरी गांव तक पहुंचाने की है। दूसरा बड़ा समाधान है राज्यों का आपस में तालमेल। पानी किसी राज्य की सीमा नहीं मानता, इसलिए असम अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। असम को अपने पड़ोसी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के साथ मिलकर काम करना होगा। इन सभी राज्यों को पहाड़ों पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का साझा अभियान चलाना होगा। पेड़ों की जड़ें पहाड़ों की मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। इससे बारिश के वक्त मिट्टी कटकर नदी में नहीं जाती और ब्रह्मपुत्र का तल भी उथला होने से बच जाएगा। तीसरा और बेहद जरूरी कदम है नदियों के कैचमेंट एरिया में चल रहे अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाना। पहाड़ों की ढलानों पर बिना किसी नियम कायदे के पत्थर, कोयला और रेत निकाली जा रही है। इस खनन ने पहाड़ों की नींव को खोखला कर दिया है। इसी वजह से जब भारी बारिश होती है तो कमजोर पहाड़ आसानी से दरक जाते हैं और भूस्खलन होता है। ये सारा मलबा नदियों में गिरता है, जिससे नदियों का रास्ता ब्लॉक होता है और फिर बाढ़ आ जाती है। चौथा वैज्ञानिक समाधान शहरों में बदलाव को लेकर है। हमें कंक्रीट के जंगल खड़े करने के बजाय वियतनाम या डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से सीखना चाहिए। वहां शहरों को स्पॉन्ज सिटी के मॉडल पर बनाया गया है। इसका मतलब है कि शहरों में सिर्फ कंक्रीट की सड़कें बनाने के बजाय वहां प्राकृतिक पार्क, तालाब और वेटलैंड्स छोड़े जाते हैं। ये खाली और प्राकृतिक जगहें बारिश के वक्त बड़े स्पॉन्ज की तरह काम करती हैं और सारा का सारा पानी सोख लेती हैं। गुवाहाटी जैसे शहरों को भी नालों के बजाय अपने प्राकृतिक बीलों को स्पंज की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवा और आखिरी बड़ा कदम इन्हीं प्राकृतिक झीलों या बीलों को दोबारा जिंदा करना है। अच्छी बात यह है कि इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। 2023 में वर्ल्ड बैंक ने AIRBMP प्रोजेक्ट के तहत असम को करीब 890 करोड़ रुपए की मदद दी थी। AIRBMP यानी कि असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर सरकार 129 झीलों को अतिक्रमण मुक्त कर रही है। मकसद साफ है कि ये झीलें दोबारा से प्राकृतिक जलाशयों का काम करें ताकि नदियों के ऊपर से पानी का दबाव कम हो सके। असम के लिए ब्रह्मपुत्र कोई दुश्मन या सिर्फ एक जलधारा नहीं है, ये नदी राज्य की जीवन रेखा है। इसी नदी की उपजाऊ मिट्टी ने सदियों से असम की खेती, संस्कृति और पूरी अर्थव्यवस्था को सींचा है। अब वक्त आ गया है कि प्रकृति के खिलाफ जाकर कंक्रीट की ऊंची दीवारें बनाने की जिद हमें छोड़नी होगी। नदियां अपना रास्ता और अपनी जगह खुद तय करती हैं। अगर इंसान नदी के बाढ़ वाले मैदानों पर कब्जा करेगा तो नदी अपना घर वापस जरूर मांगेगी। जरूरत नदी को बांधने की नहीं बल्कि पारदर्शी नीतियों के साथ उसके प्राकृतिक बहाव के बीच तालमेल बैठाने की है। बाढ़ प्रबंधन को हमें साल भर चलने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया बनाना होगा ताकि असम को इस सालाना त्रासदी से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा सके। आज अनकही में मेरे साथ बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप असम से हैं तो अपने जमीनी हालात हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि समस्या की सही वजहों पर बात हो सके। ऐसी ही जरूरी और गहरी कहानियों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।